फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में फिर से हम अपने यूट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को देखेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, उसको चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर एनसीईआरटी बेस्ड एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज़। अगर आप इस पेज पे जाएंगे तो इस पे ये पेज को लगभग 2 साल तो शायद हो चुका है, तो इस पर अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सर बोर्ड के साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो जो 12th का जो एग्ज़ाम आने वाला होता है, आप ना एक्सेसिव स्ट्रेस मत लो। सबसे पहले तो जो स्ट्रेस होता है ना, वो आपके लिए एकदम ख़राब होता है। तो विदाउट स्ट्रेस आप बोर्ड की पढ़ाई करो और साथ साथ में जिस भी चैप्टर को आप पढ़ते हो एनसीईआरटी से, उसके ऑब्जेक्टिव्स को ट्राई करो कि उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप बना सको। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब आप थ्योरी पढ़ते हो उसी के साथ एमसीक्यूज़ को बनाने का ट्राई कीजिए। और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे ना कि ये सोचेंगे मुझे 12th के साथ ही निकालना है, इस बार निकाल ही लेना है, तो उससे ना परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। आप बस कोशिश करो अपनी बेस्ट तैयारी करने की, और रिजल्ट का इतना मत सोचो, रिजल्ट तो अपने आप ठीक आएगा। सर मैं मुस्लिम हूँ पर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे डॉक्टर बनने के बाद मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या, क्योंकि आधे से ज़्यादा डॉक्टर हिंदू हैं। पर ये तो एकदम बकवास क्वेश्चन है, ऐसा कहीं नहीं होता है। हमारे साथ भी कितने मुस्लिम स्टूडेंट पढ़े हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, और ऐसा मैंने बहुत रेयरली मैंने कहीं नहीं देखा कि इवन आप हिंदू मुस्लिम को तो छोड़ ही दो, हिंदू की जो डिफरेंट कास्ट हैं उसमें भी कोई ऐसा किसी मेडिकल कॉलेज में मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो इसमें ये तो एकदम बकवास क्वेश्चन है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दो। जिसने भी आपके दिमाग में डाला है बहुत ही ये गलत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। सर नीट यूजी गुरु, माई क्वेश्चन, आफ्टर पासिंग एमएस और एमडी कैन वी ज्वाइन 2 प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक फॉर्ड, अपोलो, मेदांता इन अ डे फॉर 8 hours टू ईच हॉस्पिटल एज एसआर फॉर मेकिंग मनी लाइक 3.5 लाख टू 4 लाख, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उतना पैसा नहीं देता है, और तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बॉन्ड भी होती है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। देखिए, एसआर शिप के बाद ये चाहते हैं कि ये 2 हॉस्पिटल ज्वाइन करके 8-8 घंटे के लिए 2 हॉस्पिटल ज्वाइन करें, मतलब 16 घंटे ये काम करना चाहते हैं एसआर शिप के बाद। ठीक है, और ये चाहते हैं कि 3 से 4 लाख रुपए इनको मिल जाएं। देखिए, मैं बोलूँगा कि एसआर शिप के बाद 16 घंटे काम करना पैसों के लिए एकदम बेवकूफ़ी होगी, मुझे नहीं लगता है ठीक बात है। इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब हम एमबीबीएस करते हैं, जेआरशिप में कभी कभी होता है कि कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए साल 6 महीना ज़्यादा काम कर लिया, पर एसआरशिप के बाद तो अगर आपको सच में पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है, कोई आपके ऊपर कोई कर्जा है, वो बात अलग हो जाती है। उसके लिए तो फिर इंसान 24 घंटा भी काम कर लेगा। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप, तो आप मेरे ख्याल से आप एक कूल लाइफ जीजिए, मतलब जीना शुरू कीजिए। 6 से 8 घंटे की जॉब बहुत होती है दिन में, और उसमें आपको कहीं से भी ना 1.2 लाख से लेके, मतलब 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक आराम से मिल जाएगा। जैसे आज की तारीख में मैं लगभग दिन में 6 से 8 ही घंटा काम करता हूँ, और जो मुझे लगभग 1,40,000 रुपये मिल जाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, जैसे जैसे आपका एसआरशिप खत्म होगी, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपको एज अ कंसल्टेंट आराम से मिलने लग जाएंगे 3-4 लाख रुपए। तो उसके लिए इतना ना परेशान मत होइए। बाकी जहाँ तक काम करने की बात है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं होता, इशू गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होता है। सर असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने में कितना साल लगता है और इनकी सैलरी कितनी होती है। सर प्रोफेसर से भी बड़ा कोई होता है। देखिए, इन क्वेश्चंस के आंसर ना मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ, और जो नीट से जुड़े सवालों की जो प्लेलिस्ट है उसकी 33 वीडियो है, मतलब 33वीं वीडियो। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली ऐसे भी चला के छोड़ देंगे ना, जैसे इंसान कोई गाने सुनता है, तो भी आपके सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हर किसी असिस्टेंट से एसोसिएट बनने में या उसके आगे ये 5 से 6 साल का रहता है अक्सर ज़्यादातर स्टेट्स में। और जहाँ तक सैलरी की बात है, तो ये सैलरी ना हर स्टेट की अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि बात करें बिहार की, तो बिहार में 1,20,000 है, कहीं 1 लाख है। या अगर हम बात करें आपकी दिल्ली की, तो दिल्ली में ज़्यादा, दिल्ली में तो हमारी ही सैलरी 1,40,000 है, तो उनकी तो 2 लाख के ऊपर ही होगी। तो ये वेरी करता है, पर ये जितनी भी सैलरी हैं 1.5 लाख से लेके 3 लाख पर मंथ के बीच में ही होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इसमें आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर अब नीट की 0 से तैयारी करके एमबीबीएस ले सकते हैं क्या 2023 में, और सर नीट का पेपर कब लगेगा 2023 का, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि 2023 में जो एग्ज़ाम है, मान के चलो उसके लिए 6 महीना रह गया, मुझे लगता है कि 6 मंथ है आपके पास, आप 0 से तैयारी करेंगे। मुझे नहीं पता ना कि आपका 0 क्या है, आपको कितनी चीज़ें आती हैं। ओके, अब 0 का मतलब तो आप ये भी मान सकते हो कि आप जस्ट 11th में आए हो, उतना ही आता है।
तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको कितना आता है, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और कभी ना हम टारगेट नहीं कर सकते हैं इस तरीके के कि जीरो से तैयारी करके 6 महीने में निकाल लूँगा, 1 साल में। अरे मैं भी नहीं जानता था यार कब निकालेंगे। बस तैयारी करते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, देखना रिजल्ट ज़रूर आएगा अच्छा। सर 10th के बाद हिंदी से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र होने का तरीका बताइए, और क्या मैं 11th में सीबीएसई स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा? और अभी मैं बिहार बोर्ड से पढ़ रहा हूँ, क्या 10th के बाद में दिल्ली जाकर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से 11th-12th कर सकता हूँ? देखिए 10th के बाद आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करनी है तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसमें इंग्लिश मीडियम है या नहीं है। अगर उसमें नहीं है तो फिर आपको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। ओके। और हाँ, ये जो आपने पूछा कि 10th के बाद 11th-12th दिल्ली से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिल्ली में आप आइए, पता कीजिए वहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, बिल्कुल कर पाएंगे मुझे जहाँ तक नॉलेज है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंफर्म करके बता दूँ। प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट, सर थ्योरी एग्जाम तो निकल जाएगा बट यहाँ सर पोस्टिंग में नो एक्सपोजर एंड इंटर्नशिप में भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ज़ीरो। आफ्टर यूजी एक्सपीरियंस ट्रीट करना अच्छे से कैसे हो सकता है? तो देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जेआरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको मिल ही जानी है कहीं ना कहीं। तो वो जेआरशिप में आप अच्छे से सीख जाएंगे। और अभी आप ना अपनी थ्योरी पे ध्यान दीजिए, आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। और जब से यूट्यूब आई है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है, जब से यूट्यूब आया है तब से तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी सिखा देंगे। तो अब ये मानना मुझे लगता है कि उतना वो नहीं, इतना ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कूल रहिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए और आप कोशिश कीजिए अच्छे नंबर से एमबीबीएस पास करें, और जेआरशिप में आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा सीखने के लिए। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डॉक्टर इन यूएसए वर्सेस डॉक्टर इन इंडिया। यार ये तो बड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली यूएसए में काम नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं ये बात आपको नहीं बोल पाऊँगा, बट कभी कोशिश करूँगा कि इस पर कुछ आपको मैं बता सकूँ। सर मुझे ब्लड फोबिया है, क्या करूँ? और मुझे डॉक्टर भी बनना है। देखिए ब्लड फोबिया अगर आपको है ना, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप ना एक साइकेट्रिस्ट से जाके मिलिए। साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है जो कि जिसको आप मानसिक रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। आप एक बार अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए अपने शहर में, आपको देखना वो आपको काफ़ी मदद करेगा, आपका ये जो फोबिया दूर करने में ना वो आपको अच्छे से हेल्प करेगा और आप एक डॉक्टर बन पाएंगे मुझे लगता है। सर इज़ BAMS अ गुड करियर ऑप्शन? What will be the future of BAMS? How many type of jobs will be available? And if I want to complete BAMS plus MD, how many years will it take? And does MD PG course get salary? And how much salary will you get in the beginning of after BAMS complete? देखिए BAMS के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे हैं तो BAMS बहुत ही अच्छा कोर्स है मेरे हिसाब से, कोई ख़राब कोर्स नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ फिजिशियन। और गवर्नमेंट में भी जिला अस्पताल, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है PHC, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, हर जगह जो BAMS वाले होते हैं उनकी पोस्ट निकलती रहती हैं, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक सैलरी की बात है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ तो कोई खास सैलरी मिलेगी नहीं, या तो आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस डिपेंड करती है आपका एक जगह जैसे जमना होगा। मैं ऐसे BAMS डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो कम से कम 15-15, 20-20 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेन जो सिटी होती है, जो मेन शहर होता है, जैसे दिल्ली हो गया और NCR हो गया या बॉम्बे, वहाँ नहीं खोला, वहाँ से हट के पेरीफेरी के किसी छोटे शहर या गांव देहात में अपना क्लिनिक खोला, उनका काफ़ी अच्छा चलता है। और गवर्नमेंट जॉब तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, वहाँ पे होती है, और उनका पे स्केल तो अच्छा होता है यार, पे स्केल तो उनको अच्छा। गवर्नमेंट सैलरी तो आपको 60,000, 1 लाख आपकी एज के हिसाब से और पे स्केल के हिसाब से मिलनी है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो BAMS इज़ अ वेरी गुड करियर। आफ्टर MBBS कितनी सैलरी मिल जाती है सर, बताओ प्लीज़। यार ये तो मैं कितनी बार मेरे वीडियोस में बना चुका हूँ, आप प्लीज़ जाके वीडियोस देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आफ्टर MBBS 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में सैलरी मिली जाती है। तो सर आप एनुअल क्यों लिखे हो फ़ी में, जब वो कंप्लीट MBBS की है, तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? देखिए ये किसी ने कमेंट किया था, मैंने जो मेरे एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो MBBS की फ़ी वाले वीडियो हैं। देखिए अगर आपको कोई भी उसमें दिक्कत होती है, डाउट होता है, कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, शायद लिखने में हो जाती है, तो एक वेबसाइट है MCC.NIC। MCC.NIC वेबसाइट है, वहाँ पे हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ पे जाके आप
एकदम एग्जैक्ट डेटा पता कर सकते हैं। और आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो उस पर्टिकुलर जो मेडिकल कॉलेज फ़ोन कर लीजिए, आपको और चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, इस तरीके के जो कमेंट होते हैं ना, जैसे ये इनके ऐसी ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग अभी छोटे हो, तो जब आप लोग बड़े हो जाओगे आप समझोगे, किसी भी इंसान को ना इस तरीके के कमेंट नहीं करने चाहिए। ये सब कमेंट ना थोड़े ऑफेंसिव होते हैं। भाई मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, ठीक है ना, और कुछ काम की चीज़ ही आपको बताई जा रही है, तो हमेशा ना किसी की कोई गलती है तो उसको अच्छे तरीके से बोला जाता है। तो ऐसे कमेंट करने से बचना चाहिए। अपना शालीन, अब एकदम कूल एंड काम रहिए। आपके डाउट तो क्लियर हो ही रहे हैं। क्या हम एमएस या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल यार, अपना क्लिनिक तो आप एमएस या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, एक बार अगर आपने एमबीबीएस कर ली, अगर आपने एमबीबीएस कर ली ग्रेजुएशन, तो भी आप एलिजिबल हैं अपना क्लिनिक खोलने के लिए। और एमएस हो या एमडी हो, कुछ भी हो, या एमबीबीएस हो, आप अपना क्लिनिक कभी भी खोल सकते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एसआर बॉन्ड सर्विस में सैलरी मिलती है? बिल्कुल, एसआर बॉन्ड सर्विस में सैलरी मिलती है। अरे मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोस देखिए। जब आप इंटर्नशिप में आ जाते हैं, जब आप इंटर्नशिप में एंटर करते हैं एमबीबीएस करने के बाद, तभी से आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब भी आपको पैसे मिलते हैं, और जब आप एसआरशिप करते हैं तब भी आपको पैसे मिलेंगे। एमबीबीएस किसी और स्टेट से करने के बाद दिल्ली में गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, मैंने भी किया था। मैंने आसाम से अपनी एमबीबीएस की थी और मैंने जेआरशिप दिल्ली में की थी। सर एफिडेविट कैसे और कब बनता है? क्या एफिडेविट के बाद भी दिक्कत आ सकती है? पता नहीं, देखिए आपको अपना क्वेश्चन अच्छे से पूछिए, आप किस एफिडेविट की बात कर रहे हैं। और एफिडेविट तो जो है कि हम जो लॉयर्स जो होते हैं, जो नोटरी होता है, वहाँ से बन जाता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो आप एक बार अच्छे से बताइए आप किस प्रकार के एफिडेविट के बारे में पूछना चाहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।